भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन एमपी में रहकर पार्टी को चुनावी मंत्र दे गए हैं। इस मंत्र के साथ उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को ज्यादा फील गुड में न रहने की नसीहत भी दी है, या यूं कहें अति आत्मविश्वास की जगह उन्होंने मैदानी तैयारियों पर जोर देने का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया है। नड्डा के 4 मंत्र: सरकार के भरोसे न रहें, जमीन पर जाकर काम करें, जनसंपर्क के बजाय गृह संपर्क करें, फील गुड में नहीं रहना है, पिछली बार से अधिक वोट हासिल करना है, जैसा समाज वैसा स्वभाव रखें, स्मार्ट युग में स्मार्ट राजनीति करें। नड्डा की रणनीति: हर बूथ पर आंकड़े देखकर रणनीति, हर बूथ पर 370 नए वोटर, हर हाल में मतदाता पर्ची घर घर पहुंचे, हर वोटर तक पहुंचे सरकार का काम, योजनाओं का फीडबैक लेकर दूसरे वोटर को बताएं, विधानसभा की तुलना में जीत का प्रतिशत बढ़ाएं। बीजेपी बूथ मैनेजमेंट में माहिर मानी जाती है। विधानसभा चुनाव में भी उसने 10% वोट शेयर बढ़ाने का दावा किया था, जिसमें 7% वोट उसने बढ़ाए। अब लोकसभा चुनाव में भाजपा की तैयारी वोट शेयर 10% बढ़ाने की है। नड्डा इसी टारगेट तक पहुंचने का फार्मूला सुझा गए हैं। भाजपा नेता दावा भी कर रहे हैं कि वो अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। वहीं कांग्रेस नड्डा के बयान पर चुटकी ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के नेता हवा में छलांग लगा रहे हैं। नड्डा को जमीनी हकीकत मालूम नहीं है, इसीलिए उन्होंने फील गुड में न रहने की नसीहत दी है। देखिए, जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनका दायित्व है कि पूरे दल को सदा सजग और सतर्क रखें, और किसी भी दल प्रमुख का यही दायित्व होता है। इस नाते उन्होंने मध्य प्रदेश के तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि यद्यपि देश में वातावरण मोदीमय है, मोदी जी की गारंटी के आधार पर मोदी है तो मुमकिन है कि तर्ज पर अब की बार 400 पार की पूरी योजना है, पर इस योजना में कहीं भी ढील कोताही नहीं आना चाहिए। पूरे प्राण के साथ भाजपा का कार्यकर्ता मतदान केंद्र पर सजग सतर्क है, ये उनका आशय है। और यही भारतीय जनता पार्टी की सशक्तता और सबलता है कि कोई भी चुनाव हो, कैसा भी चुनाव हो और कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, हमारे अनुकूल प्रतिकूल हो, हम पूरी ताकत और क्षमताओं के साथ मैदान में रहते हैं। और यही निर्देश जेपी नड्डा जी का है। क्या है, कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ये महसूस करते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अति आत्मविश्वास में है, तो धरातल पे आना चाहिए। वास्तविकता है कि जिस तरह का माहौल बनाने के एक प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से तोड़ फोड़, खरीद फरोख्त, जिस तरह का एक माहौल बना के लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, उससे जनता नाराज ही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कोई जादू या चमत्कारी स्थिति बनने की निर्मित होने की उम्मीद दिखती हो। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी पहले से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगी। फील गुड शब्द 2 दशक पहले तब सामने आया जब तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय भाजपा देश में फील गुड होने के दावे कर रही थी। इंडिया शाइनिंग का स्लोगन जोर शोर से चल रहा था, लेकिन जब 2004 में लोकसभा के चुनाव हुए तब भाजपा सत्ता से बाहर हो गई। इन दिनों भी देश भर में मोदी मैजिक का दावा किया जा रहा है। शायद पार्टी ये नहीं चाहती कि कार्यकर्ता अति उत्साह में जमीनी तैयारियों से ही दूर हो जाएं, इसीलिए नड्डा उन्हें नसीहत दे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा विजय मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। इसी विषय पर, इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, डिबेट करेंगे, लेकिन पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या है जेपी नड्डा की नसीहत के मायने? क्या सचमुच अति आत्मविश्वास में है भारतीय जनता पार्टी? कैसे वोट शेयर बढ़ा पाएगी भारतीय जनता पार्टी? कांग्रेस को कहां से वोट शेयर बढ़ने की है उम्मीद? तो ये अहम एजेंडा पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी। और जिस तरह से बात की जाए लोकसभा चुनाव की, और इस रण में भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ एक बार फिर मैदान में है। कई रणनीति, कई स्ट्रेटजी के जरिए वो अपनी पकड़ को और धारदार करना चाहती है। वहीं कांग्रेस भी अपनी तैयारियों को अंजाम दे रही है। लेकिन जिस तरह से
विधानसभा चुनाव में जीत मिली, जो स्थितियां परिस्थितियां में भारतीय जनता पार्टी में है, कहीं ना कहीं क्या केंद्रीय नेतृत्व को ये लग रहा है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, अति आत्मविश्वास में हैं। वो इसलिए क्योंकि जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब 2 दिन एमपी दौरे पर आते हैं और कहीं ना कहीं ये नसीहत दे के जाते हैं। हालांकि इसके साथ उन्होंने कई मंत्र भी दिए हैं और उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरह से 370 वोट हर पोलिंग बूथ पर आपको बढ़ाना है, किस तरह से आपको जनता से कनेक्ट होना है, जनसंपर्क नहीं, अब घर घर जाइए, घर घर कनेक्ट होइए। ये तमाम सारी चीजें हैं, क्योंकि आप अब बात कर रहे हैं उस लक्ष्य की, अब की बार 400 पार, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व को ये लगा कि अब समय है कि इस समय सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं से कहा जाए कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी वोट शेयर के लिए रणनीति पर काम कर रही है, तो फिर कांग्रेस की आखिर रणनीति क्या है? हालांकि अगर हम लोकसभा चुनाव का पिछला परफॉर्मेंस देखें, कांग्रेस का 36% के आसपास रहा है और लोकसभा में 40 दशमलव कुछ था। क्या रणनीति कांग्रेस की है और क्या मायने हैं जेपी नड्डा के इस मंत्र के? आज इसी पर चर्चा, इसी पर बातचीत। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब। चेतन जी, स्वागत करूंगा आपका। हमारे साथ में है वंदना त्रिपाठी जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। वंदना जी, स्वागत है। और रोशनी यादव जी है, मुख्य प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। रोशनी जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं वंदना जी आप पर आता हूं और जेपी नड्डा साहब विजय मंत्र कहें, नसीहत कहें, फील गुड की बात करें, क्योंकि फील गुड का शब्द हमने पहले भी बताया कि जब इंडिया साइनिंग की बात हुई थी तब फील गुड ये शब्द आया था। इसकी चर्चा एक बार फिर है। मेरा सीधा से सवाल, क्या पार्टी इस समय ज्यादा फील गुड में है, इसीलिए नड्डा जी को ये चीजें कहना पड़ी? जी नमस्कार राजेश जी, बाकी सम्मानित पैनलिस्टों को भी नमस्कार, चैतन्य जी को नमस्कार। देखिए राजेश जी, जिस प्रकार से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि हमारे परिवार के मुखिया भी हैं, और मुखिया का हमेशा ये काम होता है कि अपने परिवार को के सदस्यों को उचित सलाह दें, सही सलाह दें और सही रास्ते पर ले जाएं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने आकर जीत का मंत्र बताया, किस तरह से उन्हें कार्यकर्ता भाव से, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी तक कार्य करते आए हैं, उसी प्रकार से उन्हें कार्य करते रहना है, चरैवेती के सिद्धांत पर चलते रहना है। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र हमेशा से रहा है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस मूल मंत्र को दोबारा दोहराया है कि हमें हमेशा कार्यकर्ता भाव के साथ जनता से जुड़े रहना है, जनता के बीच में जाना है, अपने वोट शेयर को बढ़ाना है। 10% वोट शेयर बढ़ाने का लक्ष्य है हमारा। हम प्रत्येक बूथ पर 370 से अधिक वोट लाने का एक जो लक्ष्य है वो लेकर चल रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जिस प्रकार का युग होता है उस युग के अनुसार हमें चलना चाहिए। ये स्मार्ट युग है, यहाँ पे जिस प्रकार से आप युवाओं से कनेक्ट कर सके, उनसे उस तरह से, जैसे कि सोशल मीडिया और इन सब माध्यमों से कनेक्ट करें, महिलाओं से जिस प्रकार से कनेक्ट कर सके उस जरिए से करें। तो जैसा एक रणवीर जो होता है वो अपना कौशल तो हमेशा लेकिन वंदना जी कांग्रेस कह रही है, लेकिन वंदना जी कांग्रेस कह रही है, वंदना जी, चुनाव एक युद्ध का वंदना जी, और ये हर एक रणवीर को चाहिए। वंदना जी कांग्रेस कह रही है कि ये तो हवा में छलांग लगा रहे हैं। नेता सिर्फ जनता के बीच में जाकर दिखा सकता है, और यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सलाह थी, यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति है। वंदना जी, कांग्रेस कह रही है कि ये तो हवा में छलांग लगा रहा है, इसलिए जेपी नड्डा साहब को ऐसा कहना पड़ा। जी जी, कांग्रेस कह रही है वंदना जी कि ये तो हवा में छलांग लगा रहे हैं, इसीलिए जेपी नड्डा साहब को ये कहना पड़ा। देखिए, कांग्रेस पार्टी कुछ भी कह सकती है। कांग्रेस पार्टी को एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, तो उनके मन में जो आता है वो प्रकट कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। रणदीप सुरजेवाला जी महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणियां करते हैं, सुप्रिया श्रीनेत जी
एक इतनी बड़ी अभिनेत्री के लिए इस प्रकार के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करती हैं, तो ये लोग लोकतंत्र का अपमान हमेशा से करते रहे, नारी शक्ति का अपमान करते रहे। कांग्रेस पार्टी थोड़ा अपना भी मंथन और विश्लेषण कर ले कि इनके जब से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने कमान संभाली है, तब से इनकी पार्टी में दल बदल का रिकॉर्ड बन गया है। आखिर ऐसा क्यों? तो ये अपनी पार्टी की चिंता करें कि इनकी पार्टी में ये रेफ्यूजी क्यों बने हुए हैं, इनके पार्टी के नेता इन्हें छोड़ छोड़ कर क्यों जा रहे हैं। चलिए आता हूं वंदना जी, रोशनी जी के तो पास में आ जाता हूं, कांग्रेस की तैयारी का भी जायजा ले लेता हूं। रोशनी जी, बात हम विजय मंत्र की कर रहे हैं, उसमें जेपी नड्डा ने जो चीजें कही उसका भी जिक्र है, लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर कि अभी कांग्रेस की तैयारी किस तरफ है? तैयारी इस तरफ है कि जो लगातार लोग जा रहे हैं उनको अब कैसे संभाला जाए, या फिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कैसे वोट शेयर बढ़ाना, हमें कैसे आगे बढ़ना है, और आपकी एक सीट है, कैसे 1 से 2 हो, 2 से 3 सीटें हो, इस तरफ आप मुखातिफ हैं। किस रूप में कांग्रेस अभी है, रोशनी जी समझना चाहूंगा। जी राजीव जी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज जो देश के लोकतंत्र की मेरी बहन बात कर रही थी, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। तो आज इस देश के लोकतंत्र की जो धज्जियां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उड़ाई जा रही है, संविधान को साइड रख करके जो है तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं, और ये 400 पार नारा के साथ इनके ही एक किसी नेता के द्वारा ये पता लगा है कि हम संविधान को बदल देने का काम करेंगे। तो हम सबसे पहले लोकतंत्र के बचाव के लिए, रक्षा के लिए, जनमत की आवाज के लिए, जो इनकी मोदी जी की गारंटी में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही, आज वो 2 करोड़ रोजगार बेरोजगार होकर के युवा प्रदेश और देश में न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस न्याय की लड़ाई के साथ राहुल गांधी जी खड़े हैं। महिलाओं से जो लाडली बहना के रूप में 1000 से 3000 रुपए देने की बात करते हैं, लेकिन आज वो बहनें हमारे मध्य प्रदेश की ठगी गई हैं। वहां हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी महालक्ष्मी के रूप में बहनों को 1 लाख रुपए सालाना, महीने का 8500 रुपए तक करीबन देने का वादा करते हैं। और हम इसी बात पे, हम किसान न्याय की बात करते हैं। मोदी जी ने अपने मंचों पर चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर किसानों को आश्वस्त किया था कि हम आय को दोगुनी करने का वादा करते हैं। लेकिन आज मध्य प्रदेश में और देश में आपको भी पता है कि किसानों की क्या स्थिति है। किसान जब अपने न्याय के लिए एमएसपी का इन्होंने वादा किया, न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात कही, जो किसान खुद अपने खेत में फसल लगाता है, वो किस प्रकार से खाद बीज की व्यवस्था करता है। आज खाद का रेट कहाँ 200-250 की खाद की बोरी मिला करती थी, आज उसको 1000-1300 पे ला के इन्होंने खड़ा कर दिया। इन्होंने किसानों से वादा किया कि हम 2700 रुपए समर्थन मूल्य जो है गेहूं का और धान का 3100 का वादा करते हैं, लेकिन उसमें भी इनकी गारंटी फेल हुई। इन्होंने वादा किया नोटबंदी करके कि मैं काला धन लाने का प्रयास करूंगा और हर गरीब के खाते में 15-15 लेकिन रोशनी जी ठीक है, ये लंबी फेहरिस्त है, ये लंबी फेहरिस्त है जिसकी चर्चा लगातार कांग्रेस कर रही है, या फिर आप जिस तरह से कह रही हैं। लेकिन क्या जो लोग जा रहे हैं उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इस तरह की चीजें फिर भी जा रहे हैं? उन्हें तो फिर मोदी की गारंटी पसंद आ रही है, उन्हें डबल इंजन सरकार पसंद आ रही है, और कहीं ना कहीं लाइन लगी हुई है। ऐसे में कांग्रेस के सामने एक चुनौती तो है कि जब आपको कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी करना है, ऐसे में आप अपने परिवार को ही नहीं संभाल पा रहे हो, परिवार के लोग जा रहे, नहीं लगता कि डबल चुनौती इस समय कांग्रेस के सामने है? रोशनी जी देखिए राजीव जी, ये हमारे लिए चुनौती है और हम उस चुनौती को स्वीकारते हैं, और जो जनता का जनमत हमें आज तक मिला है हमने उसको भी खुशी खुशी स्वीकारा है। लेकिन आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 400 पार होने का नारा देती है, तो मेरा सवाल ये है कि जब 400 का नारा है तो आपको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खींचने की क्या आवश्यकता है, उनको तोड़ने की क्या आवश्यकता है? और जो इन्होंने एक ईडी और सीबीआई की छापेमारी का जो डर और भय बना रखा है, मेरे कई ऐसे नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात होती है तो वो अपनी पारिवारिक स्थितियां, किसी के जो है व्यापार चल रहे हैं, तो चलिए आता हूँ रोशनी जी, इससे आगे की बात करूंगा, आता हूँ दोबारा वरिष्ठ पत्रकार। चलिए रोशनी जी आता हूँ, रोशनी यादव जी आता हूँ। जब भी कांग्रेस से एक बात कह के खत्म करूंगी, कांग्रेस में कांग्रेस के जो भी नेता बीजेपी में जाते हैं या अन्य दलों के नेता बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, जिनपे कई जो है आरोप लगे हुए हैं, जिनके केस भी चल रहे हैं, और वो बीजेपी में जाके उस वॉशिंग मशीन में मैं आऊंगा, उस पर भी आऊंगा। अभी छिंदवाड़ा के कई लोग, रोशनी जी गए हैं, उस पर भी आऊंगा।
मैं सीधे चेतन भट्ट साहब के पास में आता हूं। वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब हमारे साथ में हैं। चेतन भट्ट साहब, क्या अति आत्मविश्वास में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं, लग रहा है केंद्रीय नेतृत्व को है कि वो अति आत्मविश्वास है, ये समय है कि उनको आगाह कर दिया जाए, उनको बता दिया जाए कि आपको ज़्यादा फील गुड में नहीं रहना है, आपको ज़्यादा आत्मविश्वास में नहीं रहना है। अगर आप ज़्यादा आत्मविश्वास में रहे तो अब की बार 400 पार का जो नारा दे दिया या हमने क्लीन स्वीप का दे दिया, हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। सर, क्या मायने निकाले जाए जेपी नड्डा साहब के इस बयान का या फिर इस तरह के जो उन्होंने नसीहत दी है? देखिए राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी खासियत है कि वो किसी भी चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है, और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में जो एक कड़वा अनुभव उनको मिला था भारतीय जनता पार्टी को, उसको वो दूर करना चाहते हैं। और यही कारण है कि जेपी नड्डा जी ने मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं जिनमें उन्होंने सभाएं की और उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की, उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि ठीक है, मोदी जी की गारंटी है, मोदी मैजिक भी चल रहा है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि जिस तरह से 400 पार की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं ना कहीं उसको इस बात का आत्मविश्वास है कि वो 400 पार कर लेगी और 370 भारतीय जनता पार्टी पार कर लेगी। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो बाकायदा हर चीज पर चौकन्नी निगाह रखे हुए हैं कि कौन सा प्रत्याशी किस तरह के काम कर रहा है या वो जनता से मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि मोदी जी के नाम पे हाथ धर के बैठ गया हो, क्योंकि उनका संकल्प बहुत लंबा, 400 पार मतलब बहुत बड़ी एक चुनौती है दूसरे राजनीतिक दलों के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। और जिस तरह से उसको प्रचारित किया जा रहा है कि हम 400 पार हो जाएंगे और मध्य प्रदेश में 29 सीटों को जीतने का जो संकल्प लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही है, तो उसमें कहीं चूक ना हो जाए, ये जेपी नड्डा की सोच है और शीर्ष नेतृत्व की भी सोच ये है। और यही कारण है कि इस तरह के जो मंत्र दिए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं को, वैसे इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता होता है वो पूरी तन मन धन से अपनी पार्टी के प्रति समर्पित होता है। अभी आपने कांग्रेस की स्थिति तो देखी होगी, जिस तरह से कांग्रेस से लोग छोड़ के जा रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ एक सबसे बड़ा जो कारण मुझे लगता है वो ये कारण है कि बहुत लंबे अरसे से कांग्रेस सत्ता से बाहर, और वहां के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को लगता है कि भविष्य में भी हो सकता है कि 2, 4, 5, 10 साल तक कांग्रेस सत्ता में ना आए, इसलिए सत्ता की मलाई खाना हर राजनीतिक व्यक्ति चाहता है, और यही कारण है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो जिस तरह का एक बहाना बनाया जा रहा है, जैसे आज ही आप देखिए गौरव वल्लभ जी जो बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर हैं, उनका ये कहना था कि राम मंदिर का जो न्योता ठुकराया गया है उससे मैं बहुत क्षुब्ध हूँ, या और दीगर नेताओं ने भी ये जो बहाना लिया है। मेरा सवाल ये है कि ये तो 22 जनवरी को ही पता लग गया था कि उन्होंने न्योता ठुकरा दिया, 4 महीने बाद आत्मज्ञान कैसे आ रहा है इन तमाम नेताओं को? तो उसके पीछे ये तमाम चीजें जो है एक बहाने हैं, ये सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। और यही कारण है कि तमाम बड़े नेता, चाहे पूर्व विधायक हो चाहे कोई, अब उसमें आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के अजय निषाद, जिनको टिकट नहीं मिली तो वो कांग्रेस में चले गए। तो इसका मतलब है कि विचारधारा हो, सिद्धांत हो, शुचिता हो, ये तमाम चीजें जो है ये राजनीतिक डिक्शनरी से खत्म हो चुकी है। ये इनके प्रकार हर नेता ये चाहता है कि वो सत्ता के साथ बना रहे, और जब सत्ता के साथ रहता है तो निश्चित तौर पर उसको सत्ता। चलिए, बेहतर बात चेतन भट्ट साहब आप कर रहे हैं। मैं एक बार फिर वंदना त्रिपाठी जी के पास में आता हूं। वंदना त्रिपाठी जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह काम करती है, कहा जाता है बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस रहता है। आप तमाम फैक्टरों पर काम करते हैं, चाहे वो आदिवासी फैक्टर हो या अन्य फैक्टर हो। क्या कहीं ना कहीं चिंता का विषय ये भी है कि अगर हम जब विधानसभा चुनाव की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि आदिवासियों पर बहुत फोकस रहा, लगातार उनके लिए काम किया गया, लेकिन जो वहाँ से आशीर्वाद मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, या कई ऐसे भी आपके विधानसभा क्षेत्र रहे जहाँ से लगता था कि नहीं यहाँ से हम जीतेंगे, वो आप हार गए, अप्रत्याशित वो रहा। और यही कारण है कि ये केंद्रीय नेतृत्व इस चीज़ को अब समझ रहा है कि नहीं, अगर हमने गंभीरता से अभी नहीं लिया तो जो हम एक टारगेट सेट करके चल रहे हैं, क्योंकि अगर
चेतन भट्ट साहब जिस तरह से कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, तो फिर 29 में से 29 भी एक बड़ा वो है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर मध्य प्रदेश की कई सीटों पर नजर डालें, चाहे हम सतना की कर लें, चाहे मंडला की बात कर लें, धार की बात करें, राजगढ़ की हम बात करें, मुरैना की बात करें, कहीं ना कहीं यहां जो फाइट दिख रही है कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट सामने आ गए हैं, लग रहा है कि मुकाबला कड़ा है, और यही कारण है कि चिंता है जेपी नड्डा साहब की। देखिए राजेश जी, पहले तो मैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता नेत्री हैं उनकी बातों का जवाब देना चाहूंगी, फिर मैं अपने विषय पे आऊंगी कि इनको कांग्रेस पार्टी के सारे मीडिया विभाग को एक रटी रटाई पोथी पकड़ा दी गई है। उसके कुछ कीवर्ड्स हैं, वॉशिंग मशीन, एमएसपी, बेरोजगारी, किसान, महिला। लेकिन जब ये महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि अपने पार्टी के आला कमानों से ये क्यों नहीं पूछती कि इनकी सूची में सिर्फ एक महिला प्रत्याशी क्यों? जब इनके जैसी कर्मठ नेत्रियां हैं तो इन्हें टिकट क्यों नहीं प्रदान किया जाता? अब मैं भारतीय जनता पार्टी के विषय में आ जाती हूँ और एक कंपैरिजन के माध्यम से आपको बताती हूँ। ये बताइए कि जब आप पूछते हैं कांग्रेस पार्टी से कि आपकी क्या तैयारी है, तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी के साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम तो बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं, हम तो अपने बूथ पर सूचियों की समीक्षा कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पर्ची हर मतदाता तक जाए, हम अपने मंडल स्तर पर कार्यक्रम करा रहे हैं जी, कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से हमारा कोई भी लाभार्थी किसी भी योजना के लाभ से वंचित ना रहे। हम जिले स्तर पर कार्यक्रमों को चला रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जिले में हर जिले का कार्यकर्ता हर बूथ और हर मंडल पर प्रवास करे। उसके साथ ही साथ हमारी ये कोशिश है कि प्रदेश का हर नेता हर जिले में प्रवास करे, केंद्र का नेता प्रदेश में प्रवास करे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट है, और इसी माइक्रो मैनेजमेंट की दम पर हम बोलते हैं कि अब की बार 400 पार। आपको पता है कि 65,523 जो हमारे बूथ है उसमें से जो 17 लाख बूथ हमारे जो कमजोर पड़ गए थे, अब पिछली बार छोटा छोटा कमेंट्स लेंगे, वक्त की कमी है, क्योंकि वंदना जी छोटा छोटा कमेंट से लूंगा मैं अब, क्योंकि वक्त की कमी है, तीनों मेहमानों के पास मुझे पहुंचना है। मैं रोशनी जी के पास में आ जाता हूं। रोशनी जी, अब सीधा सा सवाल, क्योंकि ठीक है जो तमाम सारी चीज़ें आप कह रही हैं, लेकिन मेरा सीधा पॉइंटेड सवाल इस बात को लेकर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी वोट शेयर बढ़ाने की बात कर रही है, वो विधानसभा में कामयाब भी हुई, अब वो कह रही कि हम 10% बढ़ाएंगे विधानसभा के अकॉर्डिंग देखा जाए, और वैसे पिछला जो परफॉर्मेंस रहा था 58% के आसपास वोट शेयर था, उसको हमें 60% तक ले जाना है। कांग्रेस कहां आके टिकती है? कांग्रेस को कहां से वोट शेयर बढ़ने की उम्मीद है? क्या जो चीजें आप कह रही हैं, जो कांग्रेस कह रही है, इससे कि आप इस चीज को जो बात कह रही हो जनता तक डिलीवर और फिर आपका वोट शेयर बढ़ जाए, किस तरह से वोट शेयर बढ़ेगा कांग्रेस का, रोशनी जी? देखिए, कांग्रेस का वोट शेयर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, और मेरी प्रवक्ता बहन जो कह रही थी महिलाओं के सम्मान को लेकर के बात, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी, अब पोथी पन्ना लेकर के कोई नहीं बैठता है। जो जमीन पर काम करता है तो उसको यथार्थ पता होता है। जब आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार रही तो पंचायती राज अधिनियम लेकर के वही आए थे जिन्होंने महिलाओं को संरक्षण देने की बात करी, सरपंच बनकर, जनपद बनकर, जिला पंचायत बनकर सदन के पटल पर अपनी बात रखने को तवज्जोता दे पाए। उसके बाद ये हमारी बहन लगातार बूथ मैनेजमेंट और इस तरह की जो बात करती है, तो मैं इनको विधानसभा का चुनाव याद दिलाना चाहती हूँ 2018 का। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी जो है अति कॉन्फिडेंस में थी, जो है पूरे विश्वास के साथ, और तब ये वो चुनाव इसी कॉन्फिडेंस में इनके कार्यकर्ता हार गए थे कि हम तो बैठे बिठाए चुनाव जीत जाएंगे और शिवराज जी के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे, और वो चुनाव ये लूज कर गए। फिर उन्होंने कैसे, वो पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है, हमारे मीडिया सहकर्मी जानते हैं कि किस तरीके से फरीक फरोख्त करके इन्होंने सत्ता का चयन किया और सत्ता में विराजे। तो आज जिस तरीके से हमारी कांग्रेस पार्टी ने किसानों के मुद्दों को लेकर, किसान न्याय के मुद्दों को लेकर के, एमएसपी को लेकर के, और जो हमारी महिला नारी सम्मान, हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए, चलिए, तो रोशनी जी को कांग्रेस को इन्हीं मुद्दों पर आस है, मुद्दों पर आस है। रोशनी जी जिस तरह से कह रही, कांग्रेस को इससे, इन चीजों से जो जनता है उनकी तरफ मुखातिब होगी और कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलेगा। मैं क्लोजिंग कमेंट्स के लेने के लिए चेतन भट्ट साहब के पास में आता हूं। चेतन भट्ट साहब, यही अंतर है अगर देखा जाए, ठीक है नड्डा साहब आए, भले वो नसीहत दे गए, भले वो ये कह गए कि अति आत्मविश्वास में नहीं रहना है, लेकिन अभी कांग्रेस में इस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं कि पार्टी हाईकमान की तरफ से, किसी चेहरे की तरफ से, ठीक है लोकसभा के चुनाव है, किस तरह से चीजें डिलीवर करना है और किस तरह से कहीं ना कहीं जो रणनीति, जो स्ट्रेटेजी उसको फॉलो करवाना है। ये अंतर है सर अभी, और यही कारण है कि जो चीजें अभी दिख रही हैं, चाहे वो मोदी है तो मैजिक है, मोदी की गारंटी, डबल इंजन, और फिर कहते हैं जो
विधानसभा में जो नतीजे आए वो कह रहे थे अब की बार 400 पार और मध्य प्रदेश में 29 में 29, इसी आधार पर ये चीजें हैं सर? नहीं, देखिए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो नई नई स्ट्रेटेजी बनाता है। जैसे अभी 400 पार की बात चल रही है, निश्चित तौर पे ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव है, मतदाता पर भी है और उनके जो विरोधी चुनाव लड़ रहे हैं उन पे भी है। क्योंकि देखिए, मतदाता को ये लगता है कि जो पार्टी इतने आत्मविश्वास के साथ 400 पार की बात कर रही है, हो सकता है कि 400 पार ना हो लेकिन 300 350 सीटें तो आ ही सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं मतदाता को अपने पक्ष में लाने का एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग होता है। और इस कांग्रेस के संग सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अभी तय नहीं कर पा रहा कि हम किस तरफ जाएं। ये ठीक है कि जो भी मुद्दे उठा रही है कांग्रेस वो निश्चित तौर पे जनता से जुड़े हुए हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो या महिला सुरक्षा का हो या पेट्रोल डीजल की बात हो या बेरोजगारी की बात हो। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि जो धार्मिक ध्रुवीकरण किया है और रामलला वाला जो मसला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसी का बहाना ले लेके आप देखें कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। तो चूंकि ये बड़ा धार्मिक आस्था वाला देश है भारत, इसलिए ये मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और मुझे लगता है कि चुनाव के ऐन वक्त पर यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निश्चित तौर पे पेश किया जाएगा कि जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं राम की विरोधी है और इसलिए उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को के न्योते को अस्वीकार कर दिया। तो मुद्दे अपने अपने हैं। अब उन मुद्दों में से किस मुद्दे से प्रभावित होती है, चलिए बेहतर बात चेतन भट्ट साहब कह रहे हैं कि अब तमाम सारी चीजें, अब जो चुनाव का ट्रेंड है, जो चुनाव की रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, वो सारी चीजें बदल गई हैं। और हमने देखा जिन मुद्दों की चेतन भट्ट साहब आप बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत तो विधानसभा चुनाव से हो गई थी। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि ये प्री जो प्लानिंग है, कहीं ना कहीं जो इस बार का विधानसभा है, विधानसभा तो है ही, साथ में कहीं ना कहीं यहाँ से आगे बढ़ना है लोकसभा की तरफ। और यही कारण है कि वो मुद्दे तभी से गूंजने लगे थे। और भारतीय जनता पार्टी ये जानती भी है कि इन्हीं मुद्दों के सहारे जिस तरह से वो सेट कर रही है 400 पार, 29 में से 29, हम उस तक पहुंचेंगे। लेकिन आपने एक भी बात जिस तरह से करी कि कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव, जाहिर सी बात है कि तमाम सारी चीजें चलती। हमने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मनोवैज्ञानिक दबाव को देखा भी था, क्योंकि कांग्रेस कह रही थी कि नहीं हमारी सरकार आ रही है, हम आ रही है, तो भले जनता पर तो असर नहीं हुआ लेकिन कई नेताओं पर असर हुआ और फिर वो बीजेपी छोड़कर उनको लगने लगा अब कांग्रेस की सरकार आ रही तो कांग्रेस के साथ चल दिए। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, बदलते हुए परिवेश का चुनाव है, ये रणनीति स्ट्रेटजी है। और देखना होगा कि जो विजय मंत्र है नड्डा जी का वो क्या कुछ गुल खिलाता है। फिर कांग्रेस जो रोशनी जी कह रही हैं कि उसका फायदा कांग्रेस को कितना मिलता है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो जिस तरह से चुनावी जंग लोकसभा की और अपनी अपनी रणनीति, अपनी अपनी स्ट्रेटजी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विजय मंत्र देकर गए हैं और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को ये भी नसीहत दे गए कि आपको ज़्यादा अति आत्मविश्वास पे नहीं रहना है, आपको संभल कर चलना है, क्योंकि टारगेट बड़ा है और उसे हमें अचीव करना है। अच्छी बात भी है कि अगर समय रहते अपने परिवार को संभाल लिया जाए, बता दिया जाए और फिर उस ट्रैक पे सारे लोग चलने लगें, तो जाहिर सी बात है आप जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं शायद उस लक्ष्य तक आप पहुँचे। लेकिन कांग्रेस अपनी एक अलग रणनीति पर है, अपनी स्ट्रेटजी पर है। उसको लगता है कि इन चीज़ों के ज़रिए वो भी अपना वोट शेयर बढ़ा लेगी, वो भी अपनी सीटें बढ़ा लेगी। लेकिन ये तमाम सारी चीज़ें होंगी जब जनता वोट करेगी और फिर 4 जून को नतीजे आएंगे। फिलहाल आई एजेंडा है बस इतना ही। आई 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।